हेलो जवाडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आए हूं। बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। आज के पीवाईक्यूज हमारे हैं क्या। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इफ अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर थीटा एंड देन अलाउड टू कूल इन अ रूम व्हिच इज एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट, द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर टी ऑफ द मेटल एंड टाइम टी विल बी क्लोजेस्ट टू। तो ओके, सबसे पहली बात बच्चों, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फंडा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोग स्कूल में बनाए भी होंगे। माइनस का डी टी बाई डी टी जो होता है बच्चों, वो के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। सो जब आप इंटीग्रेट वगैरह करके वैल्यू वगैरह पुट करते हो ना, तो टी माइनस का टी नॉट ये बराबर आता है बच्चों टी वन इनिशियल टेम्परेचर माइनस का टी नॉट ई टू द पावर माइनस का के टी के बराबर। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसका डेरिवेशन भी किया है, ठीक है। टी वन इनिशियल टेम्परेचर है और टी जो है किसी भी टाइम पे टेम्परेचर है। तो ये एक्सपोनेंशियली घटता है बच्चों ना, जो टी आता है ना वो बेसिकली फाइनली तो टी नॉट के बराबर हो जाता है। ये टी वन माइनस का टी नॉट ई टू द पावर माइनस का के टी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली ये टी नॉट के बराबर हो जाना है और एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली घटता हुआ और फाइनली टी टी नॉट मतलब थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर होने वाला, यही ऑप्शन दे रखा है। मतलब टेम्परेचर पहले गिरेगा और फाइनली सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये ना इस तरीके का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये कह रहे हैं डी वाला ऑप्शन, डी वाला गलत है बच्चों, बी वाला होगा, ठीक है। टेम्परेचर का जो होगा ना, डी तो नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों, an unknown metal of mass 192 gram heated to a temperature of 100 degrees Celsius was immersed into the brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at temperature 8.4 डिग्री सेल्सियस। ये तो रिपीट हो गया है ना, ये मेरे ख्याल से जेई मेन में दो बार रिपीट हुआ है। टेम्परेचर ऑफ 8.4 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन मेटल इफ वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजेज एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये क्वेश्चन तो शायद मैंने सबसे पहले वीडियो में भी कराया था। तो अननोन मेटल है बच्चों 192 ग्राम का, और उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रखा है। फिर आपने कैलोरीमीटर में 128 ग्राम के कैलोरीमीटर में 240 ग्राम के वाटर में जो 8.4 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें आपने इसको डाल दिया। तो अब अननोन टेम्परेचर जो है स्टेबलाइज हो रहा है बच्चों 21.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो अननोन मेटल है वो हीट लूज करेगा। कितनी हीट लूज करेगा? 192 इंटू उसका कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट पूछा है, तो एस इंटू डेल्टा टी 100 माइनस का 21.5 हो गया ना टेम्परेचर। इतनी हीट इसने लूज की। और गेन किस किसने की? कैलोरीमीटर जो कि 128 इंटू एस कितना दे रखा है, इस ब्रास का जो कैलोरीमीटर है ना वो उसका दे रखा है 0.394, क्योंकि जूल पर किलोग्राम में दे रखा है। हमें मास को हम ग्राम में पुट कर रहे थे, इसको ग्राम में, जूल पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। इंटू डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 21.5 माइनस का 8.4 के बराबर, प्लस का वाटर कितना है बच्चों 240, और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है 1 कैलोरी पर। अच्छा ये ध्यान रखना 1 कैलोरी में होता है, लेकिन हमें इसको 4.2 जूल में रखना पड़ेगा। तो 4.2 जूल इंटू 21.4 माइनस का 8.4, सॉरी 21.5 माइनस का 8.4। बस बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है। तो ये 78.5 बनेगा। ये एस की वैल्यू पूछिए, एस डैश लिख देना, इसकी वैल्यू पूछिए अपन को ना। एक काम करना बच्चों, ये 21.5 इंटू ये है ना, ये शायद 13.1 आता है, 13.1। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने 8 कॉमन ले लिया था यहाँ से ना, 8 कॉमन ले लिया था। तो यहाँ बचा 16, 16 चौक 64, 16 नंबर 144, 150, 16 3 48, 8 5 13 63। ये कुछ इतना आया था मेरे पास ना, प्लस का 8 यहाँ से भी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बचा था फिर मेरे पास 30। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये बच्चों मेरे पास इतना आ गया था। तो एस डैश की वैल्यू कुछ 900 समथिंग आई थी, 900 मतलब नॉट 900 नहीं, ऐसे
0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन के करीब आई थी, मतलब ना इसके करीब आएगी। इसको जो सॉल्व करोगे ना, मैंने पहले सॉल्व कर रखा है इनको वैल्यूज को, और थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 13.1 को 13 लिख लेना, इसको 8 लिख लेना, और ये हो जाएगा 132, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एच डैश की वैल्यू 13 इंटू 8 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 192 इंटू 78.5, 8 से करीब करीब इसको काट दिया था मैंने तो 10 बार, ठीक है। तो मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया था, तो 900 के मतलब 0.9 के समथिंग आता है ये ना। तो पर जब आप इसको किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 900 समथिंग, मतलब डी वाला ऑप्शन मुझे याद है ये आया था मेरा ना। पता नहीं क्या कर दिया इसमें, डी वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। कैलकुलेशन कर लेना है ना ढंग से उसकी। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाई अ सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस 2r। एक सिलेंडर है बच्चों जिसका रेडियस आर था, और उसको आपने सराउंड कर दिया है एक दूसरे सिलेंडर से जिसका रेडियस, इनर रेडियस आर है और बाहर वाला बच्चों 2r के बराबर है। तो इसकी रेडियस तो r के बराबर थी, और बाहर वाले की रेडियस जो है 2r के बराबर है, ठीक है। सो ये 2r के बराबर है, ये वाली r के बराबर है, ठीक है। ये एक अंदर वाला सिलेंडर हो गया, ये एक बाहर वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है। अज्यूम दैट नो हीट लॉस, अब इन्होंने बोला कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर बच्चों K1 दे रखी है, और इस वाले की बच्चों जो बाहर से बाउंड्री जो इसको कवर कर रहा है ना, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 दे रखी है। हीट ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे करके जा रही है और इधर निकल रही है, तो इसकी जो है ना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो? अकेला एक सिलेंडर होता, किस ऐसा अकेला एक सिलेंडर होता, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लो K होती, डायमेंशन सेम, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी, जो पूरा दोनों का एरिया वो एरिया इसका होना चाहिए था। तो इस अकेले सिलेंडर को किस मटेरियल से बनाया जाए, सिंगल मटेरियल से, कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस और इसका थर्मल रेजिस्टेंस बराबर आ जाए। अच्छा तुम देख रहे हो इधर आपने T1 टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा, इधर T2, तो ये दोनों जो सिलेंडर बनेंगे ना, अंदर वाले में से हीट जाएगी, और बाहर जो जो उसको जो कवर कर रहा होगा ना, मतलब जैसे ये है, ये इधर से हीट आ रही है और इसको कवर करता हुआ मटेरियल और है, तो उसमें भी हीट आ रही होगी, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि थर्मल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं ना, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस का 1/r2 के बराबर होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू L/KA होता है। अंदर वाले का जो एरिया है वो πr² है, और बाहर वाले का जो एरिया है वो 3πr² के बराबर आएगा, क्योंकि पूरा आएगा 4πr², उसमें से πr² माइनस कर देना, 3πr²। इस अकेले का जो एरिया आएगा ना वो 4πr² के बराबर आएगा, क्योंकि ये 2r रेडियस का बनाना है ना अपन को, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चों L/KA, तो K इक्विवेलेंट इंटू एरिया हो जाएगा 4πr² के बराबर अपॉन L। इस अंदर वाले का आएगा बच्चों K1 इंटू πr² अपॉन L। R2 वाले का आएगा बच्चों K2 इंटू 3πr² अपॉन L। तो K जो आ जाएगा ना बच्चों वो K1 प्लस का 3K2 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, तो K1 प्लस का 3K2 डिवाइड बाई 4 के बराबर बच्चों डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्या भाई सी वाला कहां से आ गया? सी तो गलत है, इसके आंसर बहुत गलत कर दिए इसने ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, अ मासलेस स्प्रिंग 800, ये तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस ना, चलो अगला वाला तो नहीं रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जब जेई मेन में रिपीट होके आ रहे होंगे बच्चे ये वाले क्वेश्चंस ना। अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ, मुझे इसका आंसर भी याद है, ये आता है, massless spring of 800 Newton per meter is attached with a mass of आधा किलोग्राम, is completely immersed in a water of 1 kilogram water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it starts vibrating. What would be the order of the magnitude of the change in the temperature of the water when the vibration stops completely? कंटेनर कोई हीट नहीं ले रहा है, रिसीव, और स्प्रिंग कोई हीट नहीं ले रही है, ठीक है। और हीट कैपेसिटी ऑफ द मास दे रखी है हमें, और हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर दे रखी है बच्चों हमें, ठीक है। तो
अब आप ये कहोगे कि जो एनर्जी है हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर, ये गई है बच्चों मास के पास, मास कितना है उसका 1/2 किलोग्राम, इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है 400, 400, और टेम्परेचर में चेंज मान लो डेल्टा टी के बराबर आया, ठीक है। और साथ ही साथ हीट किसने लिया, वाटर ने, 1 किलोग्राम वाटर है उसका 4200, करीब करीब ना, इसको 4200 लिख लेना, इंटू डेल्टा टी। सो 200 और ये करीब 4400 इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, और ये आएगा तुम्हारे पास 800 रखोगे तो 400, और 4 चौक 16, 1600 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इससे ये कट जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी ना 4/11 इंटू 10⁻⁻4 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻5। ये नीचे 10 है ना, ऑलमोस्ट 10 लिख लूंगा मैं, इसको -5 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, 10⁻⁻5 केल्विन के ऑर्डर का। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन है भाई इसका करेक्ट। सारी गलतियां ऐसे कर दी इसने इतनी ज्यादा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड थिकनेस D एंड 3D, ठीक है, 3K और K और थिकनेस इनकी D एंड 3D दे रखी है, आर जॉइंट टू फॉर्म अ स्लैब एज शोन इन द फिगर। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस आर θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली। θ2 बच्चों बड़ा दे रखा है θ1 से। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस इज इक्वल टू, तो यहां से बच्चों ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हीट जारी होगी है ना, तो इंटरफेस का टेम्परेचर, तो जो हीट करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा वही इसमें फ्लो करेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर थीटा मान लेना, तो θ2 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई R1, थीटा माइनस का θ1 डिवाइडेड बाई R2, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो θ2 माइनस का थीटा डिवाइड बाई R1 क्या होगा, L/3, तो L होगा D के बराबर अपॉन 3K इंटू A, और ये आ जाएगा थीटा माइनस का θ2 डिवाइडेड बाई R2 क्या होगा 3D डिवाइडेड बाई L कितना, L/K इंटू एरिया तो सेम ही है, ये आ जाएगा बच्चों। तो D/ ये कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और क्या मैं 3 को इधर 9 θ2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस का, 1 मिनट, θ1, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 9 θ2 प्लस का θ1, तो थीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9 θ2 प्लस का θ1 डिवाइड बाई 10 के बराबर, 9 θ2 उसका θ1 डिवाइड बाई 10, सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये वाला सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अज्यूमिंग द सन टू बी द स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r at temperature of T Kelvin, the total radiant power incident on the earth at a distance r from the sun। तो सन यहाँ पे मान लो बच्चों, और ये अर्थ हो गई, और इसकी डिस्टेंस r के बराबर हो गई, इसका टेम्परेचर T है। तो बच्चों इसकी जो पावर होगी ना वो होगी, सन को तो बच्चों जनरली हम E1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा ए 4 पाई, सन का रेडियस कितना r का स्क्वायर इंटू टी के पावर 4 के बराबर, ठीक है। इंटेंसिटी जो आ रही होगी ना अर्थ पे वो होगी पावर डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, तो सिग्मा r² टी की पावर 4 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी आ गई। तो द कैलकुलेट द टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन द अर्थ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सन। सो दिस इज द रेडिएंट पावर, अर्थ का तो हमें कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो ये होगी क्या रेडिएंट पावर, इंटेंसिटी बोल रहे होंगे, तो ये मतलब ना, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक R0 और देख रहा हूं मैं ना,
मुझे लग रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ आर नॉट है, जो इसमें कुछ गलती है मतलब ना यहाँ पे मैं आर नॉट और देख पा रहा हूँ। तो अर्थ का हम सामने प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे, तो क्योंकि रेडियंट पावर पावर पूछी है जो इसके ऊपर अर्थ के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। तो पावर जो होगी ना बच्चों, जो पी इंसिडेंट जो होगी आई इंटू पाई आर नॉट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आई तो हमारे पास ये आ चुका है, पाई इंटू आर नॉट का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको 4 पाई को काटो मत, या तो काट दिया गया इन्होंने, ठीक है काट दिया है ना। तो सिग्मा आर की पावर 4 टी की पावर 4 आर की पावर 2 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, डी ऑप्शन आएगा करेक्ट। रेडियंट पावर पूछा है उन्होंने, इंटेंसिटी नहीं पूछी है, ठीक है। रेडियंट पावर तो जिसमें आर नॉट रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये मेंशन या तो किया नहीं है या कहाँ गलती हुई है ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। रेडियस ऑफ अर्थ आर नॉट होगी, ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन एंड ऑफ अ थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट टेम्परेचर T1, यहाँ पे T1 पे मेंटेन कर रखा है, अदर T2 पे मेंटेन कर रखा है। द रॉड इज कंपोज्ड ऑफ द टू सेक्शंस ऑफ द लेंथ L1 एंड L2 एंड द थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो देखो जो हीट करंट इसमें जा रहा होगा वही हीट करंट इसमें जाएगा। तो T माइनस का T1 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 इंटू ए इज इक्वल टू T माइनस का T2 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए, ठीक है। यहां से बच्चों इसका रिलेशन पता करना है अपन को, गंदा वाला है इसमें से ना। एक काम करो, एरिया तो उड़ा ही दो, ठीक है। अरे यार K1T डिवाइडेड बाई L1 माइनस का K1T1 डिवाइडेड बाई L1, K2T डिवाइडेड बाई L2 माइनस का K2T2 डिवाइडेड बाई L2, K1L2 माइनस का K2L1 T ले लेंगे कॉमन इज इक्वल टू K1T1L2 माइनस का K2T2L1। तो T की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, K1T1L2 माइनस का K2T2L1 डिवाइडेड बाई K1L2 माइनस का K2L1। कुछ गड़बड़, सारे ऑप्शंस माइनस कहीं दे ही नहीं रखा इन्होंने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने गलती कर दी यार ना, यहाँ पे T1 माइनस का T आएगा, ये कैसे कर सकता हूँ ऐसी गलतियां। T1 माइनस का T आएगा, क्यों, इधर ज्यादा टेम्परेचर इधर का कम, T1 माइनस का T और यहाँ T माइनस का T2, ठीक है ये सही है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, इसलिए ओके गॉट इट, ये इधर चला जाएगा तो ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो K1T1L2 K1T1L2 प्लस का K2T2L1 डिवाइडेड बाई K1L2 प्लस का K2L1। K1T1 सारा K2L2 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 तो नहीं आ रहा, K2L1 K1L1 K1L2 और K2L, ये गलती है अब ना मेरे, अब यहाँ पक्का मेरे ऑपरेटर ने गलती की होगी। क्या मैंने सही कर रहा हूँ फिर ऊपर देखो, T1 K1 K1T और K1T1L2 K1L2T1,
K2L1T2। यार क्या हो जाता है इसमें, K1L2 आएगा और K2L1 आएगा, यहाँ पे इतना पता है मुझे, K1L2 और K2L1 आएगा, K1L2 K2L1, K1L2 K2L1, ये चीज तो यहाँ सही दिख रही है, तो फिर यहाँ पे गलत है ये, K1T1L2 आना चाहिए था, तो K1T1L2 प्लस का K2T2L1 डिवाइडेड बाई, या तो यहाँ गलती कर दी, K1L2 प्लस का K2L1 आएगा बस ना, यहाँ पे शायद गलती है, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाना चाहिए। देखता हूँ उसका आंसर क्या दिया है, मेरे पास सी दिया है, तो यहाँ पे गलती कर दी है ना, L1 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, बात बाकी सब सही है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। अब कह रहे हैं लॉन्ग मेटेलिक वायर इज कैरिंग द हीट फ्रॉम one of its end to the other end under steady state. The variation of the temperature theta along the length x of the bar from its hot end is best described by which of the following figure? So यहाँ पे बच्चों एक बार दे रखी है और जिसमें मान लो T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 का टेम्परेचर है, carrying heat from one of its end to the other end steady state, the variation of the temperature theta along the length x। तो टेम्परेचर के वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब K कांस्टेंट होता है ना, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी पूरे में यूनिफॉर्म होती है, स्टेडी स्टेट होती है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, और कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो ये आता है ना टेम्परेचर का वेरिएशन x के साथ, टेम्परेचर का वेरिएशन माइनस का dt बाई dx जो होता है, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, उसको कांस्टेंट लेते हैं ना। हाँ, अगर लैग्ड और अनलैग्ड वर्ड मेंशन कर रखे होते, अनलैग्ड वाली वो होती जहां पे यहाँ पे इधर हीट अलाउ कर देते ना, तो इन दैट केस बच्चों ये आता है, ठीक है, अनलैग्ड रॉड अगर बोल देते ना तो ये आता, ठीक है, ध्यान रखना, अनलैग्ड और लैग्ड रॉड ऐसी होती है जिसमें आप इंसुलेशन कर देते हैं यहाँ पे ना, तो हीट बस यहां से जाती है और यहाँ पे निकलती है। अगर यहाँ पे निकल रही है, अनलैग्ड वर्ड मेंशन कर देना बच्चों, तो ये वाला लेना है फिर आपको, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो ये वाला आता है जिसमें हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रिपीट हो गए यार ना कुछ क्वेश्चंस ना, ये वाला तो बच्चों बी ऑप्शन है इसका, इफ अ मेटल पीस ऑफ हीटेड टेम्परेचर थीटा देन अलाउड टू कूल इन रूम व्हिच इज एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट, द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर, आपको पता है कि टेम्परेचर घटते घटते फाइनली रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अब ये पेपर में रिपीट हुए हैं या मेरे ऑपरेटर ने रिपीट किए हैं ये नहीं पता। अब आ जाओ इस वाले पे, अब एक और बच्चों मैंने यहाँ पे डाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, अ बॉडी cools in 7 minutes from 60 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर द 7 मिनट विल बी, नेक्स्ट 7 मिनट। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें 6 मिनट दिया था, मतलब देखो ये जेई मेन ने बस क्या कर दिया, 6 की जगह 7 करके दोबारा से क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, एवरेज रेट माइनस का dt बाई dt, ये जो होता है बच्चों वो k टाइम्स एवरेज टेम्परेचर माइनस का टी नॉट के बराबर होता है, मतलब T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू k टाइम्स T1 प्लस का T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का टी नॉट, ये होता है फॉर्मूला। तो 60 से 40 मतलब 60 माइनस का 40 ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 7 मिनट इज इक्वल टू k टाइम्स 60 प्लस का 40 डिवाइड बाई 2, 60 प्लस का 40 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा, 50 माइनस का 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। अगले 7 मिनट में, जैसे पहले इसका टेम्परेचर 60 था, 7 मिनट में 40 हो गया, अगले 7 मिनट में बच्चों टी के बराबर हो गया होगा, ठीक है, 7 मिनट। तो अगले में 40 माइनस का टी डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू k टाइम्स 40 प्लस का टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10, ठीक है, दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस का टी इज इक्वल टू, इधर 40 बचेगा बच्चों, दैट डिवाइडेड बाई 20 प्लस का टी बाई 2 माइनस का 10, इससे कट जाएगा बच्चों 2 बार, इसको इधर ले जाओ तो 10 प्लस का टी डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू 80 माइनस का 2t आ जाएगा, तो 5t डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, t इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। ओ अच्छा, उसका भी आंसर 28 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, जिसमें 6 मिनट दिया था ना, 6 मिनट और 6 मिनट। गजब है यार, इसमें फर्क ही नहीं पड़ा, खतरनाक है। ये थे बच्चों टोटल 50 क्वेश्चन कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन में मैंने अपलोड कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूँ, और भी टॉपिक्स पे बच्चों पीवाईक्यूज आएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।